हाँ, तो शुरू करते हैं आज 6 मार्च 2024 का न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पहले पेज में। तो पहले पेज में ये राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को उसके लिए एलिजिबल कर दिया है, उन पर से प्रतिबंध हटा लिया है। ठीक है। और इसके अलावा लश्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश, कैदियों को आत्मघाती हमलावर बनाने की थी साजिश बेंगलुरु की जेल में। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही थी जेल के अंदर। राजस्थान में पेपर लीक से बने दरोगा, टॉपर समेत 14 गिरफ्तार। बहुत ज़्यादा पेपर लीक का मामला हर जगह सामने आता है। अब अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे यूपी में कैसा क्या रहा। द्रमुक सांसद ए राजा बोले, भारत एक राष्ट्र नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन आने लगते हैं ये सब चीज़ें लोगों की बाहर आने लगती हैं। सीबीआई करेगी संदेश खाली कांड की जांच, तो वो जांच होने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी के केस रद्द। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को शीर्ष अदालत से मिली राहत। ठीक है, 200 करोड़ की रकम का ईडी ने किया था दावा, तो राहत मिल गई है। यूजर को जानने का अधिकार है कि कौन उसे कॉल कर रहा है। फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए ये काम किया जाएगा कि यूजर को पता चले कि कॉल किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक। इसके अलावा पहले पेज पे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं है आज, और यही है कॉल जानने का अधिकार। और ये राष्ट्रपति वो ट्रंप पल्ली न्यूज़ ही इम्पोर्टेंट है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो दिल्ली सरकार ने शुरू की है, प्रतिमाह 1000 रुपये, वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस योजना को आप ध्यान दीजिए। बाकी कब से शुरू होगी, क्या है क्या नहीं है। देश में हर व्यक्ति की तो हर तीसरे व्यक्ति की आँख कमज़ोर है, तो ये समस्या है। मणिपुर की स्थिति पर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया की यात्रा पर बोला है कि वहाँ की जो समस्या रही वो बहुत ही विकट है, और म्यांमार से जो सीमाएं खुली लगी, अभी हम लोगों ने देखा कि उसको बंद किया है, खुली जो सीमाओं को भारत सरकार ने। और उसी कारण जो है मणिपुर हिंसा को उसका मुख्य कारण बताया विदेश मंत्री ने। भारत फ्रांस ने आंतरिक क्षेत्र में सहयोग क्षमता निर्माण पर किया मंथन। ठीक है, इसके अलावा सीईसी ने बोला है कि जो बंगाल में चुनावी हिंसा होती है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी हस्तक्षेप के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप फिर से बहाल हुए हैं। बच्ची के साथ नहीं किया जा सकता, कोई संपत्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकते आप। यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक कल रात में जैसा कि आपने देखा कि ये डाउन पड़ गए या साइबर अटैक हो गए इन पे, तो अपने आप ही लॉग आउट हो गए थे काफ़ी लोगों के। भारत की जो हिंद महासागर में जो ताकत बढ़ रही है उसके बारे में रक्षा मंत्री बोले हैं। ठीक है, आईएनएस ने न्यूज़ प्रिंट पर 5% से शुल्क समाप्त करने की मांग की। ठीक है, हिमाचल कोर्ट ने निरस्त वाटर सेशन नियम, एक वाटर सेशन नियम जो लगाया था वहाँ की सरकार ने, उसको हिमाचल कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ से पॉलिटिकल न्यूज़ शुरू हो जाती थोड़ा बहुत। चलिए फिर ये और इसको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने प्रदेश में वाटर सेशन नियम के प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के समक्ष विद्युत उत्पादन से जुड़े भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों ने याचिकाएं दायर की थी। न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने 39 कंपनियों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अधिनियम के प्रावधानों व नियमों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उगाही राशि 4 सप्ताह में वापस करने का आदेश दिया है।
ठीक है। ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत प्रदेश सरकार ऐसा कानून बनाने की शक्तियाँ नहीं रखती। एनटीपीसी, बीबीएमबी, एनएचएफसी, एसएन ये दलील दी कि प्रदेश सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उस पानी पर कर नहीं लगा सकती जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाना है। प्रदेश सरकार केवल उत्पादित बिजली पर ही कर या सेस लगा सकती, न कि पानी पर। ठीक है। केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध के आधार पर कंपनियां राज्य को 12 से 13% बिजली निःशुल्क देती हैं। ऐसे में हिमाचल वाटर सेस अधिनियम के तहत कंपनियों पर सेस वसूलने का प्रावधान संविधान के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार ने दिए थे निर्देश। कोर्ट को बताया गया कि 25 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने पाया था कि कुछ राज्यों में भारत सरकार के उपक्रमों पर सेस वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी कर भारत सरकार के उपक्रमों से वाटर सेस न वसूलने के लिए कहा था। आरोप लगाया था कि राज्य सरकार केंद्र के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में निजी जल विद्युत कंपनियों ने भी अधिनियम को चुनौती दी थी। निजी जल विद्युत कंपनियों ने आरोप लगाया था कि वाटर सेस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। वाटर सेस से आए 34.5 करोड़ रुपये, करीब 35 करोड़ रुपये, आयोग पर 0.9 करोड़ रुपये खर्च। तो ये वाटर सेस लगाया था, उसके खिलाफ कंपनियां गई थी कोर्ट में, जिसको उसने निरस्त कर दिया। 2022-23 में क्या कंडीशन है, तो अगर यहाँ पे बिजली क्षमता दी गई है मेगावाट में, 90,000 मेगावाट करीब। रुकिए एक सेकंड। इसके अलावा पीएम आवास योजना, ये सब लोकसभा चुनाव के लिए सब चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा मायावती ने केसीआर से हाथ मिलाया। चुनावी माहौल चल रहा है तो आधा पेपर चुनाव से ही भरा होगा इसमें। उड़ीसा गए पीएम मोदी। ठीक है। कोलकाता में नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो से सेवा का उद्घाटन किया है। नदी के नीचे जो चलने वाली पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन हो गया है कोलकाता में। ठीक है। और ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। ठीक है, याद रखना, हुगली नदी के नीचे कोलकाता मेट्रो जो है इसकी जो है वो रखा गया है। ये पहली मेट्रो होगी। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पेपर लीक के बाद जो है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष जो है वो हटा दी गई हैं, रेणुका मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था परीक्षा नियंत्रक यूपी पीसीएस को, वो भी हटा दिए गए थे। तो कार्रवाई शुरू हो गई है यहाँ पे जितना भी। तो मुख्तार अंसारी अपराधी, खूंखार अपराधी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्तार की याचिका पर सुनवाई टाली। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था, तो मुख्तार अंसारी पे अब कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कह दिया। कर्नाटक की सीएम डिप्टी सीएम को धमकी, पैसे दो नहीं तो बम धमाके। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डीएमएफ में 600 करोड़ की कमीशन खोरी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा को किया बरी। तो ये सब है। आज कुछ ज़्यादा नवाचार से थोड़ी बस्तर की छवि, देश दशा बदल पर्यटन को नई दिशा। ठीक है। तो इसमें बस्तर में किस प्रकार से जो नक्सलवादी क्षेत्र है
उसको कैसे उसकी छवि को बदला, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मुहैया कराया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। इसके अलावा इसमें एक नेट जीरो की राह में बाधाएं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। कोई न्यूज़ आज सही लग नहीं रही है न्यूज़पेपर में। दक्षिण पूर्व एशिया देश इंडोनेशिया ने नेट जीरो के लक्ष्य को समय पर हासिल करने के लिए अपने देश में एक नए तरह का टैक्स, कार्बन टैक्स लागू किया है। किसने? इंडोनेशिया ने। इसका मकसद 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना है। इंडोनेशिया में कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाइयों को अब प्रत्येक टन कार्बन उत्सर्जन पर 30,000 इंडोनेशियाई रुपये चुकाना होगा। अगर 1 टन आप कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं तो 30,000 रुपये आप चुकाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, कितने कार्बन उत्सर्जन पे जितना टैक्स लगता है वही उसी को कार्बन टैक्स बोलते हैं। कार्बन टैक्स बिजली संयंत्रों, परिवहन, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों पर लगाया जाता है। कार्बन टैक्स लागू करने वाला इंडोनेशिया दुनिया का 28वां देश है, 28 देश। इससे अवधारणा सबसे पहले डेविड गार्डन विल्सन ने 1973 में प्रतिपादित किया था। वर्ष 1990 में फिनलैंड कार्बन टैक्स लागू करने वाला पहला देश था। और मौजूदा समय में यह आर्थिक अवधारणा अलग अलग दरों के साथ अर्जेंटीना, कनाडा, चिली, जापान, कोलंबिया, डेनमार्क जैसे तो मौजूदा समय में यह आर्थिक अवधारणा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को देखते हुए अब दुनिया विभिन्न तरीके से कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए संजीदा होती दिख रही है। उरुग्वे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 और फिनलैंड ने 2035, ऑस्ट्रिया ने 2040 और जर्मनी ने 2045, अमेरिका ने 2050, चीन, रूस और इंडोनेशिया ने 2060 और भारत ने 2070 नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्प लिया है। नेट जीरो से तात्पर्य है कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के बजाय इसकी भरपाई उन प्रयत्नों पर जोर देकर करनी है जो कार्बन अवशोषित करते हैं। जितना कार्बन आप उत्सर्जित करें उतना ही अवशोषित करें, तो इसे ही नेट जीरो बोलेंगे। ठीक है, इसमें वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अपनी हिस्सेदारी को क्रमबद्ध तरीके से कम करने पर बल दिया जाता है। उन क्रियाकलापों को बढ़ावा देना होता है जो वातावरण से कार्बन को सोखने में समर्थ होते हैं। नेट जीरो का लक्ष्य पाना तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक दुनिया जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल पर रोक, वन उन्मूलन पर पाबंदी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते। जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को कम करना इस राह में एक बड़ी चुनौती है। कुल ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 80% हिस्सा जिन जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होता है उनके इस्तेमाल की मानवता और पर्यावरण को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। इससे भावी पीढ़ी की ईंधन उपलब्धता भी प्रभावित होती है। इन पर निर्भरता घटाना तथा अच्छे ऊर्जा स्रोतों को अपनाना ही मानवता के लिए श्रेयस्कर है। तो ये हमने देखा कि नेट जीरो में क्या बाधाएं आ सकती हैं। और इसके अलावा सेमीकंडक्टर का हब बनने की डगर पर है भारत। ठीक है, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 2 सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में तथा एक असम में लगाने का प्रस्ताव किया, जिसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 संयंत्रों से हर साल 2,602 करोड़ चिप बनेंगी। इससे न केवल घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में एवं किफ़ायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत के प्रवेश का मार्ग भी खुलेगा। ठीक है,
आत्मनिर्भरता, तो ये सब चीज़ें हैं। इधर कथा नए भारत का विकासवादी चरित्र, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज़्यादा लोन। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ा दिखाता है कि महिलाओं ने 19% अधिक लोन लिया है एक ही वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में। 2023 में महिलाओं ने करीब कारोबारी और शिक्षा को छोड़कर सभी लोन श्रेणियों में वृद्धि हुई। कारोबार और शिक्षा को छोड़कर अन्य लोन श्रेणियों में वृद्धि हुई। अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या अधिक। ठीक। इसके अलावा पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रही। तो बेरोजगारी दर पिछले साल जो है 15 वर्ष है, उससे अधिक जो कामगार आयु है 15 से 60 वर्ष के बीच की, बेरोजगारी दर 2023 में घटकर 3.1% रह गई। यह पिछले 3 सालों में सबसे कम है। कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार 2022 में बेरोजगारी दर 3.6% थी, 2021 में 4.2% थी। मार्च 2020 में देश में महामारी की चपेट में आने के बाद से बेरोजगारी की स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, और इस बार 3.1 है 2023 में। तो ये बेरोजगारी की दर, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हो या कहीं पे लिख सकते हैं। ज़्यादा नियम सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में फरवरी के दौरान गिरावट रही, है ना। बिक्री में नरमी से सेवा क्षेत्र का PMI इंडेक्स गिरा है। ठीक है। भारत से चीन में इंसानी बाल की तस्करी में मिला हवाला साठगांठ के सुराग। तो ये बालों की तस्करी होती है। ठीक है। खाने के साथ बोतल बंद, ये देखिए यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे खाने के साथ बोतल बंद पानी दिया, तो उस पर जो है उन्होंने फटकार लगाई है, जो है जो क्या नाम होटल पे, वो हाईवे किंगवे होटल को, क्योंकि उन्होंने जग में पानी नहीं दिया, उन्होंने बोतल बंद पानी दिया और उसको फिर उसके पैसे भी लिए और GST भी वसूली। सब चीज़ें हैं। गाजा में युद्ध विराम पर नहीं बन सकी बात, काहिरा में वार्ता का समय बढ़ा। तो अब गाजा को पूछा भी था अभी RO वाले पेपर में कि कहाँ पे है इसके आसपास के देशों को, तो आप मिडिल ईस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। काला सागर के आसपास के देश, मिडिल ईस्ट एंड ये सब चीज़ें। मालदीव लगातार भारतीय सेना को मालदीव से हटने के लिए कह रहा है और 10 मई तक का अल्टीमेटम दिया है मालदीव ने। भारत की ये विदेश नीति में जो है पड़ोसी देशों के साथ जो संबंधों पर अगर आता है तो इस पे आप इस आंसर इसको कर सकते हैं वहाँ पे कि इन सब चीज़ों को सुधार करने की आवश्यकता है कि भारत। और इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में होंगे, ट्रंप से प्रतिबंध हटा लिया है वहाँ की कोर्ट ने। इससे पूर्व में जो है उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। कोलोराडो सरकार ने, कोलोराडो हाई कोर्ट ने उन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। ठीक। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन जो है आमने सामने उनके जहाज़ हो गए। तो देखिए दक्षिणी चीन सागर में अक्सर चीन अपनी विस्तार करता जा रहा है। तो सब चीज़ें हैं। बेल आउट पैकेज के लिए IMF से वार्ता का आदेश दिया है शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान की आर्थिक कंडीशन गड़बड़ है,
और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री जो बने हैं हाल ही में शहबाज शरीफ, तो उन्होंने कहा है कि IMF से वो बात करेंगे। और नेपाल में प्रचंड नहीं बना पाए सहमति, राजनीतिक अस्थिरता लगातार नेपाल में चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने कल पेपर में भी पढ़ा था आज। हाँ, इसके अलावा ये स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हैं। अश्विन अपना 1.25 टेस्ट खेल रहे हैं, इसके साथ ही जॉनी बेयरस्टो ये भी अपना 1.25 टेस्ट खेलेंगे। दोनों खिलाड़ी कल से टेस्ट मैच शुरू है। 500 से ज़्यादा विकेट भी अश्विन ने भी लिए हैं, ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। और कुल विश्व में शायद 9 खिलाड़ियों ने 500 से अधिक विकेट लिए हैं। और इसके अलावा डल झील में देखिए ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं श्रीनगर में, और वहाँ पे जो है महिला खिलाड़ियों की 10 टीम ने इसमें भाग लिया है। और ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम कहाँ चल रहे हैं, तो ये श्रीनगर में डल झील में। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 117 साल की विश्व की सबसे उम्रदराज महिला जो है हो गई हैं ये। इनका नाम है ब्रनयासा, मारिया ब्रनयासा। ठीक है, ये स्पेन में रहती हैं। और बाकी आज का लगभग न्यूज़पेपर यही था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी आज की न्यूज़पेपर में। एक ये डल झील ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स श्रीनगर में हो रहे हैं, और अश्विन कल खेलेंगे अपना 1.25 टेस्ट, और जॉनी बेयरस्टो। और कोई बहुत ज़्यादा ट्रंप से प्रतिबंध हट गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर से प्रतिबंध हटा दिया है। गाजा के आसपास के क्षेत्र को आप देख लीजिएगा, मिडिल ईस्ट पूरा देख लीजिएगा। और महिलाओं का योगदान बढ़ा है लोन लेने में। इसके अलावा बेरोजगारी की दर जो है वो भी घटी है पिछले वर्ष की तुलना में। नेट ज़ीरो वाला मैंने आर्टिकल कंप्लीट कराया। और बाकी आज कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादातर न्यूज़ इलेक्शन से ही रहती हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं है। चलिए फिर ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं अपना सेशन। कल फिर से कल के न्यूज़ पेपर में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।